हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के डायरेक्शन के बारे में। जहां पर कि हम देखेंगे फर्स्ट स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट के बारे में, सेकंड हम देखेंगे कुछ की इंडिकेटर्स के बारे में और थर्ड हम देखेंगे इसके कंक्लूजन के बारे में। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके कर लें। निफ्टी का डायरेक्शन जो है 2023 में क्या होगा, इसको जानने से पहले हमें कई सारी चीजों के बारे में जानना होगा। जैसे कि 2023 जो है एक प्रकार से प्री इलेक्शन ईयर हो जाता है, क्योंकि 2024 में हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन आने वाला है जो कि केंद्र सरकार को चुनने के लिए होता है। और बीते 4 लोकसभा इलेक्शन में ऐसा देखा गया है कि 2004 में, फिर 2009 में, 2014 में और 2018 में जब भी ऐसा होता है तो उसके पहले जो स्टॉक मार्केट एक रेंज में फंसा रहता है और जैसी जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है और जो भी सरकार बनती है ज़्यादा नंबर सीट से, उतना ज़्यादा मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हो जाता है। तो अब हम यहाँ 2023 में क्या होने वाला है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हमें इससे पहले ये जानना होगा कि स्मार्ट मनी के बारे में। स्मार्ट मनी को हम हिंदी में बोल सकते हैं समझदार मनी। और ये जो समझदार मनी है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते रहती है। जैसे कि आप और मैं व्यक्ति हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह किसी पर्पस के लिए जाते हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए जाए, चाहे वो मेडिकल के लिए जाए, चाहे वो किसी भी चीज के लिए। तो ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण कि पैसा या स्मार्ट मनी जो है घूमता है। जैसे कि पहला जो है ब्याज दर का बढ़ना। जैसा कि हम अभी वर्तमान में देख सकते हैं कि हर देश की सरकार उस देश के सेंट्रल बैंक को बोल रही है या उस देश की सेंट्रल बैंक जो है अपने देश का जो ब्याज दर है उसको बढ़ा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो पैसा है वो जा रहा है बॉन्ड की तरफ, गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसके कारण कि उसको कम रिस्क में जो है पर्याप्त मात्रा में रिटर्न बन जा रहा है। तो स्मार्ट मनी जो है अभी बॉन्ड में जाते जा रहा है। और यहाँ मैं स्पेसिफिक बात करना चाहता हूँ अमेरिकन बॉन्ड की। अमेरिकन बॉन्ड की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर इंडिया के FII लिस्ट में जाके चेक करें तो भारत में सबसे ज्यादा पैसा जो है अमेरिका से आता है। तो अमेरिका से जो पैसा आता है और वहां ब्याज दर बढ़ गया तो जो पैसा है वो वापस घूम के चला गया है। जब कभी रिसेशन आता है या आर्थिक मंदी आती है तो जो बड़ी से बड़ी कंपनी, उस कंपनी का जो अर्निंग्स है या जो कमाई है वो घट जाता है। और उस समय अगर ब्याज दर भी कम हो तो पैसा जो है जाएगा कहाँ? तो पैसा जाता है सोने में, और सोने की चमक जो है बढ़ाता है, जिसके कारण कि जो व्यक्ति सही समय पे सोने में खरीदी करता है उसको एक अच्छा प्रकार का रिटर्न मिल पाता है। और कुछ समय से ऐसा भी देखा गया है कि बीते 2-3 सालों से जो पैसा है स्मार्ट मनी वो क्रिप्टो में भी चला गया है और फिर वहां से आ जाता है। तो जो स्मार्ट मनी है वो अलग अलग कंडीशन पे अपना अपना जो जगह बदलते रहता है। सेकेंड, हम यहाँ की एलिमेंट या की इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। इंडिकेटर को आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो गाड़ी में लगने वाला इंडिकेटर है वो गाड़ी की डायरेक्शन को बताता है। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट को भी देखने के कई सारे इंडिकेटर होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट की दिशा को बताने का काम करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है करेंसी डॉलर इंडेक्स। ये एक प्रकार का इंडेक्स है, जैसा कि निफ्टी में जो है TCS, इन्फोसिस, विप्रो या रिलायंस इंडस्ट्री ऐसे प्रकार के शेयर रहते हैं। उसी तरीके से जो करेंसी डॉलर इंडेक्स है ये भी एक प्रकार का झोला होता है, जहां पर कि जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जो करेंसी है, जैसे कि जापान का यान, यूरोप का यूरो, स्विट्जरलैंड का स्विस फ्रैंक, कनाडा का कैनेडियन डॉलर, ये सब जो है इनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं और इसकी परफॉर्मेंस को मिला के जो है करेंसी डॉलर इंडेक्स बनाया जाता है। और ये जो है विपरीत काम करता है निफ्टी के, और ये जब गिरेगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा और जब निफ्टी ऊपर जाता है तो ये गिरता है। और उसी तरीके से उल्टा अगर देखा जाए तो ये अगर बढ़ता है तो निफ्टी जो है गिरना चालू कर देता है। और जब भी मंदी आने वाली रहती है, ऐसा कुछ सिस्टमिक प्रॉब्लम आता है, तो ये जो है पहले शो कर देता है, जिसके बाद जो है निफ्टी गिरना चालू करता है।
जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे कि जो करेंसी डॉलर इंडेक्स है वो अपने टॉप से जो है गिर चुका है, जो कि एक प्रकार से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हो जाता है निफ्टी के लिए। यहाँ पर एक और चीज देखा जा सकता है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो एकदम से धड़ाम से गिर रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज ऐसे नहीं गिरती है, वो पहले गिरती है फिर रिवर्स करती है फिर गिरती है। तो ऐसा देखा जा सकता है आने वाले कुछ समय में कि जो डॉलर इंडेक्स है वो 107 से 109 लेवल का रिट्रेसमेंट या वापस जा सकता है या नहीं भी जा सकता, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये घूमता है तो ये वहां तक जा सकता है। और जब कभी ऐसा होगा तो निफ्टी में जो है थोड़ा और करेक्शन आ सकता है या निफ्टी जो है कंसोलिडेट या एक रेंज में रह सकता है। और यहाँ पर ये जो नेगेटिव गिर रहा है इसके कारण इसको हम यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं और इस पॉइंट को जो है हम आगे चल के इसका कंक्लूजन निकालेंगे। दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है वो एक तरीके से रेलगाड़ी के डब्बे की तरह है, जो कि एक दूसरे से जो है कनेक्टेड है। और इस रेलगाड़ी का जो धड़कन या इंजन बोल सकते हैं वो है अमेरिका। तो अमेरिका के जो इंडेक्स है या इंडिकेटर है उसको हमें देखना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि अमेरिका में होने वाली महंगाई जो कि अभी चल रही है 7.10, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे होंगे। और ये जो महंगाई दर ऊपर से क्रैश की है या कम हुई है, यहाँ पर इसको एक पॉइंट दिया जाता है, क्योंकि ये जितना गिरेगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि हर देश की सरकार जो है चाहती है कि अपने देश में जो है महंगाई कम हो, और इसी महंगाई को कम करने के लिए उस देश की सरकार अपने केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक को बोलती है कि अब अपना ब्याज दर जो है बढ़ाओ, क्योंकि जो महंगाई है वो ज़्यादा है। और महंगाई इसलिए ज़्यादा हो गई है वहाँ क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पैसा डाला गया है, जिसके कारण कि महंगाई जो है बढ़ चुकी है। अब इस पैसा को वापस खींचना चाहती है उस देश की सरकार या उस देश का सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके कारण कि जो महंगाई है वो कम हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, बटन दबाती है और ब्याज दर को धीरे धीरे बढ़ाते जाती है। तो जो पहले जो महंगाई था वो कम होते जाता है और सामान्य आ जाता है, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव इंडिकेटर हो जाता है। यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 2 इयर्स का, 10 इयर्स का और 30 इयर्स का बॉन्ड यील्ड दिखाया है, यानी कि बॉन्ड में कितने मिलने वाला है ब्याज उसके बारे में। तो जैसे जैसे महंगाई कम हो रहा है वहाँ उसी तरीके से ब्याज दर को भी जो है धीरे धीरे घटाया जा रहा है, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव सेंटिमेंट या पॉजिटिव इंडिकेशन हो जाता है पूरे दुनिया के बाजार के लिए। तो यहाँ पर भी हम इसको एक पॉइंट देते हैं। जैसा कि हमने अभी थोड़े समय पहले बात किया कि जो अमेरिका है वो रेलवे का इंजन है, तो अगर हम यहाँ अमेरिका के इंडाइसेस की बात ना करें तो यहाँ पर जो पिक्चर है वो हमको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर 3 इंडेक्स की बात करने वाले हैं, जो कि है नैस्डैक 100, सेकेंड है S&P 500 और थर्ड है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। नैस्डैक 100 जो कि एक प्रकार से टेक्नोलॉजी स्टॉक या कंपनी को बताता है। यहाँ पर नैस्डैक का जो 100 रुपये है वहाँ पर 54 रुपये जो है टेक्नोलॉजी स्टॉक से आता है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ डबल बॉटम बन रहा है, चार्ट में देख पा रहे होंगे आप। तो एक प्रकार से पॉजिटिव सेंटिमेंट हो जाता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। और ये जो इंडेक्स है वो हमारे देश के निफ्टी आईटी सेक्टर को जो है बहुत प्रभावित करता है। तो आप अगर निफ्टी आईटी को चेक करें तो यहाँ पर भी बॉटम बन गया, यहाँ से बाइंग चालू होते जा रहा है या यहाँ से रिकवरी आना चालू होते जा रहा है, जो कि एक प्रकार से बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी स्टॉक है या टेक्नोलॉजी कंपनी का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। S&P 500 जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, जो कि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 लोअर लो बनने के बाद एक हायर लो का फॉर्मेशन जो है बनना चालू हुआ है। और यहाँ पर भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, जो कि एक प्रकार से बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ की मार्केट जो है धीरे धीरे करके बॉटम होना चालू हो जा रही है। और एक बार ये बॉटम बनना चालू हो गया तो जैसे कि घर बनाते हैं तो वहाँ न्यू बनाना पहले जरूरी हो जाता है, सेम उसी तरीके से मार्केट में भी जब न्यू बन जाता है यानी कि बॉटम, उसके बाद जो है ऊपर का ग्रोथ या कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन, उसके बाद ग्रोथ वो जो है निर्धारित हो जाता है। अब लास्ट इंडेक्स की अमेरिका की बात करें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। ये एक प्रकार से बहुत पुराना इंडेक्स हो जाता है। यहाँ पर कि आप चार्ट में देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पर भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है और बीते 2 लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पर भी हायर लो का जो है फॉर्मेशन देखा जा रहा है। ये भी एक प्रकार से पॉजिटिव संकेत देता है पूरे दुनिया के बाजारों को। तो यहाँ पर भी हम ये तीनों को मिला के 1 पॉइंट देते हैं इस चीज को। इसके बाद हमें इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के बारे में जानना पड़ेगा। इमर्जिंग मार्केट यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जहां पर कि इंडिया भी आ जाता है इसमें। तो इस इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स को देखना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस चार्ट में कि यहाँ पर जो लोअर लाइन सपोर्ट का बना हुआ है वहां से टच करके जो है बाउंस बैक कर दिया, यानी कि ऊपर आ गया। तो ये भी एक प्रकार से पॉजिटिव संकेत हो जाता है पूरे दुनिया के इमर्जिंग मार्केट के लिए, जो कि है इंडिया। और यहाँ पर भी हम इसको 1 पॉइंट दे देते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स के बाद हमें गोल्ड के बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर रिसेशन के बारे में इतना ही बोला जा रहा है तो गोल्ड जो है चमकेगा। और अगर आपको रिसेशन के बारे में नहीं पता तो आप हमारे आई बटन में वीडियो जाके देख सकते हैं रिसेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस चार्ट में इंडियन गोल्ड के बारे में, जो हमारा गोल्ड है वो एकदम टॉप बना चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अगर रेजिस्टेंस को बर्च करता है, यानी कि अपने जो टॉप है उससे अगर भाव उसका गोल्ड का ज्यादा जाता है तो इंडिया के लिए ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन उसी तरीके से अगर ये जो गोल्ड का भाव है वो ऊपर से नीचे के लेवल में अगर रुक जाता है तो एक प्रकार से ना तो बुरा होगा ना तो अच्छा होगा। तो अभी अगर इससे ऊपर नहीं निकला है तो हम यहाँ पर इसको 0 पॉइंट दे देते हैं। जैसा कि हमने सोने के बारे में बात किया तो उसी तरीके से हमें काले सोने के बारे में भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि हो जाता है कच्चा तेल। और कच्चा तेल जो है हमारे देश की जो निफ्टी है जस्ट उसके विपरीत काम करता है कुछ केसों में, क्योंकि ये हमारे इंपोर्ट्स को जो है बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कच्चा तेल जो है इसका जो अपर लाइन रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो है 7644 का, और इसका जो लोअर लेवल हो जाता है वो हो जाता है 6300 का। और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जो ये रेंज है वो मेंटेन होता रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको ना ही पॉजिटिव मान सकते हैं ना ही इसको ज्यादा नेगेटिव मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको 0 देते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जानने के लिए ये हो जाता है कि जो हमारे देश की सरकार है, केंद्र सरकार, वो अगर इस डिस्काउंट को अपने रिटेल लोगों को, यानी कि हम आप लोग को पेट्रोल का दाम जो है 100-110 से कम करके 90-95 या 80-85 के आसपास ले गई तो हमारे देश में जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा तरीके से बूस्ट हो जाएगा, जिसके कारण कि बहुत सारी कंपनी का जो कमाई है वो बढ़ जाएगा। और ये एक प्रकार से स्टॉक मार्केट के लिए या निफ्टी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि हमारे देश की सरकार जो है पेट्रोल में हमें रियायत देती है तब, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है। तो यहाँ पर हम कच्चे तेल को जो है 0 पॉइंट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कच्चा तेल रेंज में है और हमारे देश की सरकार जो है इसको कम भी नहीं कर रही है। इस कारण इस कच्चे तेल को जो है हम बाहर देशों से खरीदते हैं। अब हम ज्यादातर आज भी रुपए में नहीं खरीदते हैं, तो पहले हमें मार्केट से जो है डॉलर खरीदना पड़ता है और उस डॉलर से जाके हमें कच्चा तेल बाय करना पड़ता है। और यहाँ पर आप इस करेंसी के वैल्यू को देख पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू जो है 82 या 83 के आसपास है और यहाँ पर जो है टॉप बनाया जा रहा है, जो कि एक प्रकार से भारतीय बाजारों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन शर्त है कि ये यहाँ से गिरना चालू हो तब, क्योंकि जो अमेरिकी डॉलर और रुपए का जो भाव है वो जस्ट निफ्टी के उल्टा चलने का काम करता है। क्योंकि जब भी कोई विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाता है तो रुपए खरीदता है, जिसके कारण कि रुपए का जो दाम है वो मजबूत होता है। तो यहाँ पर रुपए जो है गिर सकता है, लेकिन अभी गिरा नहीं है तो यहाँ पर हम इसको जो है 0 पॉइंट देते हैं। लेकिन अगर ये भविष्य में जाके गिरेगा तो ये निफ्टी को बढ़ाने के लिए बहुत फेवर में आ जाएगा। यूएसडी INR के बाद आ जाता है निफ्टी, जिसका कि आप सब बहुत देरों से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आप निफ्टी को बीते 5-6 महीनों से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर निफ्टी जो है हायर हाई और हायर लो बना रहा है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड का जो है इंडिकेशन रहता है। और यहाँ पर जो है इसका सबसे आखिरी लो था निफ्टी का, वो था 17,800 का। और यहाँ पर जो है वीकली कैंडल में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 20 पीरियड के मूविंग एवरेज को बहुत अच्छी तरीके से ये सपोर्ट कर रहा है।
और जैसा कि हमने पहले बात किया था कि अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा भी बहुत हिलता है तो यहाँ पर कंसोलिडेशन या यहाँ पर थोड़ा गिरावट देखा जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो लेवल है वो बरकरार रहता है तो यहाँ से निफ्टी और ज़्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन यहाँ से रेंज बना सकता है। और अगर 17,800 की लेवल को अगर थोड़ा भी निफ्टी तोड़ता है तो ये थोड़ा बहुत और वीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाता है पूरा निफ्टी के लिए बढ़ने के लिए। या तो निफ्टी बढ़ेगा या तो यहाँ पर कंसोलिडेट होगा, लेकिन यहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं देखा जा सकता। अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को हम देखे हैं तो इसका जो है कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जैसा कि हमने बीते 5 इंस्ट्रूमेंट को, जो कि था डॉलर इंडेक्स, अमेरिका की महंगाई, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट और अमेरिका के जो इंडेक्स है उसके बारे में, और एक इमर्जिंग इंडेक्स, वो सबको हमने एक एक पॉइंट दिया था। और हमने गोल्ड को 0 पॉइंट दिया था, यूएसडी आईएनआर को 0 पॉइंट दिया था और क्रूड ऑयल को हमने 0 पॉइंट दिया था। तो ये जो सिनेरियो हो जाता है वो 5/8 का सिनेरियो हो जाता है, जहाँ पर कि इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है 60% या 62.50% प्रोबेबिलिटी जो है निफ्टी के फेवर में हो जाता है कि यहाँ से निफ्टी जो है ज़्यादा गिरेगा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कृपया करके इसको 500 सब्सक्राइबर तक जल्दी से जल्दी ले जाएं, ताकि हम आगे चल के और ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करते रहें और चैनल में कुछ नए नए चीजें और लाएं। धन्यवाद।